हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल आरडी नर्सिंग करियर में हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ रोनित दास, वर्किंग एज ए नर्स कम नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम होने वाला है अप्रैल का 28 से 30 तक। तो अभी हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन रहता है। 70 नर्सिंग पार्ट से, 30 नॉन नर्सिंग पार्ट से। नॉन नर्सिंग का जो है वो मैं सेपरेट वीडियो में अपडेट कर दूंगा। अभी नर्सिंग पार्ट का जो 70 क्वेश्चन है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके आज हम लोग पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक्चुअली मेरा जो माइक्रोफोन है वो टेक्निकल इशू की वजह से खराब हो गया है, तो 2-3 दिन लगेगा। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, आ जाएगा। तो अभी साउंड थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आज का सेशन का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द क्रूड दैट रेट। इसको हम लोग सीडीआर भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकता है, सीडीआर, क्रूड दैट रेट। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है दैट इन जनवरी इंटू 12 और मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 100। ठीक है, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर स्लैश और मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000। एंड द थर्ड है टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू ए पर्टिकुलर डिजीज स्लैश टोटल नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू द सेम डिजीज इंटू 100। एंड द लास्ट ऑप्शन जो डी है वो है नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम ए स्पेसिफिक डिजीज इन ए ईयर स्लैश टोटल डेथ्स फ्रॉम ऑल कॉजेस इन दैट ईयर इंटू 100। अभी हम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम लोगों को मतलब ये जो सीडीआर क्या है वो हम लोग को समझना पड़ेगा। सीडीआर क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन। क्या करता है सीडीआर में? क्या करता है? नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डेथ पर, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन। ये सीडीआर का मतलब ये है नंबर ऑफ डेथ पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन। तो इस हिसाब से हम लोगों का एमसीक्यू का एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी, दैट इज द नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर और मिड ईयर पॉपुलेशन। ठीक है, मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 100, ये हम लोगों का बी हो जाएगा इसका एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट क्या है वो हम लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी ऑप्शन क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकियल एंड एंकल पल्स रेट, डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड एंकल पल्स रेट। ये एक्चुअली एंकल होगा, ठीक है, एम एन होगा, एंकल पल्स रेट। आफ्टर दैट डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड रेडिकल पल्स रेट, एंड द डी ऑप्शन इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉप्लिडियल एंड द एंकल पल्स रेट। ठीक है, तभी इसमें से हम लोगों का एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, पल्स डेफिसिट क्या होता है? पल्स डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड द रेडिकल पल्स रेट। ठीक है, दैट इज नंबर ऑप्शन सी, ये होता है हम लोगों का आंसर। ठीक है, अभी ये जो क्या बोला है एपिकल एंड रेडिकल पल्स, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? एपिकल पल्स हम लोग एसेस करेंगे थ्रो स्टेथोस्कोप, थ्रो स्टेथोस्कोप इन ए सिटिंग पोजीशन और लाइंग पोजीशन। ठीक है, ऑफ ए पेशेंट, जब पेशेंट एक बैठा हुआ है या लेटा हुआ है तब हम लोग ये एपिकल पल्स देखता है। और जो रेडिकल पल्स है वो हम लोग कैसे एसेस करते हैं? एसेस बाय पाल्पेटिंग द रेडियल आर्टरी। ठीक है, अभी ये जो एपिकल पल्स पल्स डेफिसिट जो है, ठीक है, ये पल्स डेफिसिट कहाँ किस डिजीज में दिखाई देता है? ठीक है, पल्स डेफिसिट यूजुअली सीन इन आर्टेरियल फिब्रिलेशन। ठीक है, एट्रियल एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन में हम लोगों को ये पल्स डेफिसिट दिखाई देता है। ठीक है, अभी ये अगर कोई पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिसोसिएशन होगा। जिस पेशेंट को एपिकल एट्रियल फिब्रिलेशन है उसको क्या होगा? देयर इज ए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिसोसिएशन होगा। ठीक है, उस पेशेंट में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिसोसिएशन प्रेजेंट रहेगा। तो अभी जिसको ये है तब क्या होगा? उसको पोर परफ्यूजन रहेगा। ठीक है, पोर परफ्यूजन रहेगा, कहां पे रहेगा? इन द पेरिफेरल आर्टरीज में क्या रहेगा? पोर परफ्यूजन रहेगा। हाँ, परफ्यूजन, पोर परफ्यूजन रहेगा कहां पे? इन पेरिफेरी आर्टरीज। तो इसका वजह से क्या होगा? पल्स डिफिशिएट होगा। ठीक है, पल्स डिफिशिएट कहां पे होता है? जिस पेशेंट का एट्रियल फिब्रिलेशन है उस पेशेंट पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिसोसिएशन होता है, जिसके वजह से पोर परफ्यूजन रहता है कहां पे?
पेरिफेरल आर्टरीज में रहता है, तो उस वजह से उस पेशेंट में पल्स डेफिशिएंट रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एनीथिंग व्हिच इवोक्स ए रेस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द थिंग देन सिचुएशन देन स्टिमुलस एंड इंसिडेंस। ठीक है, इसमें से हम लोगों का आंसर क्या है, एनीथिंग व्हिच इवोक्स ए रेस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द स्टिमुलस, दैट इज सी। ठीक है, सी इज द एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, अभी जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या होता है, इट रेफर्स एनी एजेड और कंडीशन दैट इलेट्स और एक्सेलरेटेड फिजिकल और साइकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, और एक्टिविटी और रेस्पॉन्सेस। ठीक है, अभी स्टिमुलस जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है, स्टिमुलस जो है वो दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है इंटरनल और एक हो सकता है एक्सटर्नल। ठीक है, एक हो सकता है इंटरनल स्टिमुलस एंड एक है एक्सटर्नल। ठीक है, अभी जो एक्सटर्नल क्या होता है, जो आउटर एनवायरनमेंट से आता है, जैसे टेम्परेचर है, देन प्रेजेंस ऑफ वाटर और फूड, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर है, स्टिमुलस है। द इंटरनल फैक्टर क्या है, उस पेशेंट में जाम्स है, डिहाइड्रेशन है, या लैक ऑफ एनर्जी है, या पेन है, ये सब केस में ये सब क्या होता है, इंटरनल स्टिमुलस होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है channeling of a strong and socially unacceptable drive or urge into a form that is acceptable to society is called replacement, sublimation, regression and identification। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, एक साइको एनालिटिक थ्योरी बोल के था, हाँ, एक क्या था, साइको एनालिटिक थ्योरी। ठीक है, साइकोएनालिटिक थ्योरी आप लोगों ने नर्सिंग जब स्टडी किया था तब आप लोगों को मिला है साइकेट्रिक में। साइकोएनालिटिक थ्योरी किसने दिया था, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था ये साइकोएनालिटिक थ्योरी। ठीक है, उसमें ही आप लोगों का क्या है, सबलिंगुएशन है। ठीक है, साइकोएनालिटिक थेरेपी में थ्योरी में सबलिंगुएशन है, सबलिमेशन है। ठीक है, सबलिमेशन है ये साइकोएनालिटिक थ्योरी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी, दैट इज सबलिमेशन। ठीक है, और ये जो रिग्रेशन है, ये रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, रिग्रेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म प्रोपोज बाय अन्ना फ्रॉइड। ठीक है, प्रोपोज बाय अन्ना फ्रॉइड। और ये जो आइडेंटिफिकेशन है, जो हम लोगों का डी, ये जो डी आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन को हम लोग इंट्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग इंट्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन का हम लोग ऑल्सो नोन एज, और इसको हम लोग इंट्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर है बी, दैट इज सबलिमेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ न्यूनेट बॉडी, मतलब जो एक बच्चा बर्थ हुआ है, किसी बच्चा का या बेबी का बर्थ हुआ है, उसका नॉर्मल बॉडी लेंथ कितना है। ठीक है, मतलब बॉडी साइज लेंथ कितना है। ठीक है, 52 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर। ये तो आप सभी को पता है कि उस बेबी का जो लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर, दैट इज बी। ठीक है, बी इज द एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, अभी हम लोग जो एक न्यूबॉर्न जो बेबी हुआ है, उसका न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन जब होता है वो हम लोगों को कितना टाइम में करना है, विद इन 24 आवर्स में हम लोगों को करना है। उसका क्या देखना है, हम लोगों का वाइटल साइन देखना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, देन एस्टिमेशन ऑफ जेस्टेशन एज भी हम लोगों को निकलना है। ठीक है, अभी ये जो न्यू नेट का बात आया है, तो अभी हम लोग थोड़ा नॉर्मल रेंज के ऊपर भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी किसी न्यू नेट का नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना है, रेस्पिरेशन कितना है, नॉर्मल ये काउंट करना है, फुल 1 मिनट तक काउंट करना है। उसका नॉर्मल कितना रहेगा, 30 to 60 बीट्स पर मिनट। ठीक है, और जो एपिकल पल्स है, एपिकल पल्स ये भी आपको काउंट करना है 1 मिनट तक, इसका कितना है होगा 120 to
160 बीट्स पर मिनट होगा, ठीक है। और जो टेम्परेचर है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन यूनिट, दैट इज हम लोग 97.5 टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम लोग किसी न्यूनेट का बॉडी टेम्परेचर को हम लोग नॉर्मल बोल सकते हैं। अभी जो वेट है, वेट 2500 ग्राम टू 4000 ग्राम, मतलब 2.5 kg टू 4 kg इज द नॉर्मल बर्थ वेट, ठीक है। और जो लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम लोगों का नॉर्मल रेंज है। ये इस क्वेश्चन के अंदर में मैंने ये सब बोल दिया है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना है किसी न्यूनेट्स का, या एपिकल पल्स कितना है जब कोई पेशेंट बच्चा का बर्थ होता है, तो अब होगा 120 टू 160, ठीक है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है द प्रोपोर्शन ऑफ क्लिनिकल केसेस रिजल्टिंग इन सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज नोन एज इन्फेक्टिविटी, विरुलेंस, पैथोजेनेसिटी एंड प्री पैथोजेनेसिस, ठीक है। अभी इसमें एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? इसमें एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी, दैट इज द विरुलेंस। द प्रोपोर्शन ऑफ क्लिनिकल केसेस रिजल्टिंग इन सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज नोन एज विरुलेंस, ठीक है। विरुलेंस क्या है? विरुलेंस इज ए पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एबिलिटी, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या पैथोजन है उसका एबिलिटी क्या होता है? टू कॉज डैमेज टू द होस्ट, और इन सिंपल टर्म विजिलेंस इज द डिग्री ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय द माइक्रोब्स। मतलब वो जो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, वो सब जब किसी होस्ट को, मतलब कोई इंसान को अगर जब अटैक करता है तो वो कितना डैमेज कर सकता है, वो उसको हम लोग विरुलेंस बोल सकते हैं। डिग्री ऑफ डैमेज जो है उसको हम लोग विरुलेंस बोल सकते हैं, ठीक है। और जो इन्फेक्टिविटी है, ये जो पहला जो हम लोगों का ऑप्शन है इन्फेक्टिविटी है। इन्फेक्टिविटी क्या है? इन्फेक्टिविटी इज द कैपेसिटी ऑफ वायरस टू एंटर द होस्ट सेल, देन रिप्लिकेट एंड प्रोड्यूस हॉरिजॉन्टल इन्फेक्शन, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसमिट करेगा किसमें? होस्ट सेल में, ठीक है। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर है बी, दैट इज द विरुलेंस। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है एंटेरियोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग इज मेनली कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकी, साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकस एंड द पिसुडोमस, ठीक है। अभी इसमें एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी, दैट इज द स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग भी है एक, ठीक है। स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग जो है क्या होता है? इज एन इंटॉक्सिकेशन। क्या होता है? इट्स एन इंटॉक्सिकेशन। किसके वजह से होता है? रिजल्टिंग फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ फूड। अगर हम लोग कोई फूड लिया है उसमें क्या है? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वन और मोर अमाउंट ऑफ एंटेरोटॉक्सिन जब प्रेजेंट रहता है तब उस पेशेंट में क्या होता है? स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग होता है, जिसको हम लोग SEPB बोल सकते हैं, जिसको हम लोग SEPB बोल सकते हैं। SEP मतलब स्टेफाइलोकोकल, SFP मतलब स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है व्हाट इज द नर्स पेशेंट रेशियो फॉर टीचिंग हॉस्पिटल, ठीक है। व्हाट इज द नर्स पेशेंट रेशियो फॉर टीचिंग हॉस्पिटल? 1:5, 1:3, 1:1 एंड 1:2। ये तो आप सभी को पता होगा क्योंकि जो लोग हॉस्पिटल सेटिंग में काम करता है, ठीक है, ICU में है या कोई क्रिटिकल एरिया में काम करता है या किसी वार्ड में काम करता है, जब उन लोगों को पेशेंट ज़्यादा हो जाता है, स्टाफ कम होता है, तब सभी बोलता रहता है कि नर्स पेशेंट रेशियो मेंटेन करना चाहिए, नर्स पेशेंट रेशियो मेंटेन करना चाहिए। तो उन सबको तो ये पता ही होगा कि 1:3 इज द नर्स पेशेंट रेशियो, ठीक है। अभी टीचिंग हॉस्पिटल कौन सा है? जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स ये सबको मतलब पढ़ाता है, एजुकेशन देता है, मेडिकल कॉलेज, ये सबको हम लोग टीचिंग हॉस्पिटल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी, दैट इज द 1:3। अभी नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है व्हिच इज द प्लाज्मा प्रोटीन दैट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 40 to 60 ऑफ द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है।
इनमें से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो कॉन्स्टिट्यूट करता है 40 to 60% ऑफ द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन? फिब्रिनोजेन, देन ग्लोबुलिन, एल्बुलिन एंड फिब्रिन। ठीक है, इसमें से कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर है? तो एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो होगा हम लोगों का सी, दैट इज एल्बुमिन इज द प्रोटीन दैट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 40 to 60% ऑफ द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, और ये क्या करता है? ये एल्बुलिन जो है, एल्बुलिन क्या करता है? प्लेट्स एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्या करता है? मेंटेन क्या करता है? कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन क्या करता है? किसका? कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। ठीक है, और ये जो हम लोगों का जो ये एल्बुमिन है उसका जो हम लोगों का ग्लोबुलर प्रोटीन विथ मोलिकुलर वेट, जो मोलिकुलर वेट है ये एल्बुमिन का, उसका कितना है? 66,000 डी। ठीक है, मोलिकुलर वेट है इसका 66,000 डी। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है द कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ parasympathetic ganglionic nerve cell of the colon in the rectum is called Hirschsprung's disease. Into subsection hypertrophic pyloric stenosis and Meckel's diverticulum। ठीक है, इनमें से अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? द कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ parasympathetic ganglionic नर्व सेल ऑफ द कॉलोन इन द रेक्टम। ठीक है, इसको हम लोग और नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉन्जेनिटल मेगाकोलोन भी बोल सकते हैं। इसका एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है हर्शबर्ग डिजीज। ये हर्शबर्ग डिजीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग कॉन्जेनिटल मेगाकोलोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेगाकोलोन, और इसको हम लोग कॉन्जेनिटल इंटेस्टिनल गैंग्लोनोसिस भी हम लोग बोल सकते हैं। देन इसको हम लोग गैंग्लोनिक मेगाकोलोन भी बोल सकते हैं। गैंग्लोनिक मेगाकोलोन, इसको हम लोग गैंग्लोनिक मेगाकोलोन भी बोल सकते हैं हर्शबर्ग डिजीज को। ठीक है, ये हर्शबर्ग डिजीज क्या होता है? इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लोअर इंटेस्टिनियल ऑब्स्ट्रक्शन इन न्यूनेट्स। मतलब न्यूनेट्स में जो लोअर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है लोअर पार्ट में, उसका हम लोग हर्शबर्ग डिजीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ऑल्सो नोन एज गैंग्लोनिक मेगाकोलोन। ठीक है, ये कंडीशन कब होता है? दिस कंडीशन ऑकर व्हेन द नर्व इन द इंटेस्टाइन डू नॉट फॉर्म प्रॉपर्ली इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फेज। जब बच्चा मतलब जो न्यूनेट्स है, जब वो फिटस के हिसाब से था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल फेज में, जब हम लोगों का इंटेस्टाइन का नर्व जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, उस टाइम पे ये केस हम लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, मतलब लोअर इंटेस्टाइनल obstruction in the neonates is also known as Hirschsprung disease or agangliotic megacolon or congenital megacolon or congenital intestinal aganglionosis। ठीक है, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, व्हाट इज कोएनल एट्रेशिया? ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? कॉन्जेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेसोफेरिंक्स, कॉन्जेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द मिडल ईयर, देन congenital obstruction of the urethra and congenital obstruction of the oropharynx। ठीक है, इनमें से एप्रोप्रिएट आंसर क्या है? कोएनल एट्रेशिया। कोएनल एट्रेशिया क्या है? कोएनल एट्रेशिया इज ए congenital disorder where the back of the nasal passages, मतलब nasal passages जो कोएना है, जो कोएना जो है वो क्या होता है? ब्लॉक होता है। क्यों होता है? कैसे होता है? यूजुअली बाय बोनी और फेब्रस ग्रोथ ऑफ टिश्यू। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कोएनल एट्रेशिया, मतलब कॉन्जेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेसोफेरिंक्स। कॉन्जेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेसोफेरिंक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएनल एट्रेशिया। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए। ठीक है,
नेक्स्ट है द प्राइमरी ग्रेनुलोमा फॉर्म्ड इन ट्यूबरक्लोसिस इज नोन एज, ठीक है, द प्राइमरी ग्रेनुलोमा फॉर्म्ड इन ट्यूबरक्लोसिस इज नोन एज क्यूअस फोकस, गोन्स फोकस, गोबलेट सेल एंड रेड सेल, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर क्या है? द प्राइमरी ग्रेनुलोमा फ्रॉम इन ट्यूबरक्लोसिस इज नोन एज गोन्स फोकस, गोन्स फोकस, ठीक है। ये क्या होता है? गोन्स फोकस क्या है? गोन्स फोकस इज ए प्राइमरी लेशन, इज ए प्राइमरी लेशन usually subpleural, obtained in the mid to lower zones, ठीक है, caused by Mycobacterium bacillus और tuberculosis। गोन्स फोकस क्या है? गोन्स फोकस इज ए प्राइमरी लेशन, यूजुअली कहां पे होता है? सब प्लूरल स्पेस में होता है, ऑफ्टन इन द मिड टू लोअर जोन। कौन कॉज करता है इसको? कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम बेसिलाई और ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रेनुलोमा फ्रॉम इन ट्यूबरक्लोसिस इज नोन एज गोन्स फोकस। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है व्हिच विटामिन डज कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के एंड विटामिन B12, ठीक है। तो अभी इसमें व्हिच विटामिन डज कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन? द एप्रोप्रिएट आंसर इज सी, दैट इज द विटामिन के। विटामिन के इज द विटामिन दैट कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, ठीक है। अभी और जो विटामिन का है उसका हम लोग नाम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभार हम लोग कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। तो जैसे विटामिन ए, उसका हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन B1 क्या है? थायामिन। विटामिन B1 क्या है? थायामिन। विटामिन B2 क्या है? रिबोफ्लोविन। रिबोफ्लोविन, ठीक है। विटामिन B7 क्या है? बायोटिन। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद विटामिन डी क्या है? कोली कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कोली कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन 2 arteries 2 veins, 1 artery 2 veins, 2 arteries 1 vein and 1 artery 1 vein। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो क्या कंटेन करता है? ठीक है, वो कंटेन करता है 2 arteries and 1 vein। That is number C is the appropriate answer for this question। umbilical cord contain 2 artery and 1 vein। अब ये जो umbilical cord है, umbilical cord जो ये है, ये क्या है? is a flexible tube like structure, ठीक है, flexible tube like structure during pregnancy। ये क्या करता है? कनेक्ट करता है किसको? फीटस टू द मदर। अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट फीटस टू द मदर, और उससे क्या होता है? न्यूट्रिशन जाता है मम्मी से बच्चा को, ठीक है। जब मदर प्रेग्नेंट होता है, जब फीटस में न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड मेड अप ऑफ 3 ब्लड वेसल से होता है, ठीक है, 1-2 आर्टरीज, 1 वेन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है मेटल्स प्रोसीड्यूस रिंगिंग साउंड। एक्चुअली प्रोड्यूस होगा, प्रोसीड्यूस नहीं, मेटल प्रोसीड्यूस रिंगिंग साउंड्स, दे आर सेड टू बी डक्टाइल, मेलिएबल, स्टोरस एंड सोनोरस। अभी देखिए कुछ मेटल से अगर हम लोग प्रोसीड्यूर करेंगे तो उससे थोड़ा साउंड तो आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोनोरस। दे सेड टू बी सोनोरस। इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर है डी, दैट इज सोनोरस।
नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, द स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रोयो, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रोयो इन व्हिच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड ए और एन, fetus, zygote, egg and gamete। तो अभी देखिए, द स्टेज ऑफ एम्ब्रायो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, जब कोई बेबी मतलब फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब कोई फीटस अंदर में है, उसका ऑल बॉडी पार्ट फॉर्म हो गया है, तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे, मैं ऑलरेडी बोल ही चुका हूँ, उसका हम क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए, दैट इज फीटस। ये जो जाइगोट बोला है, जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल होता है, क्या, रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियस ऑफ द सेकेंडरी ओजाइट ऑफ ए फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद एक होता है मोरुला। मोरुला क्या होता है, ये सॉलिड बॉल के जैसा होता है, मतलब ये जाइगोट का नेक्स्ट स्टेज होता है मोरुला। उसके बाद क्या होता है, ब्लास्टोसाइट। ब्लास्टोसाइट के बाद क्या होता है, एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के बाद क्या होता है, फीटस। ठीक है, मतलब एम्ब्रायो कब होता है, टिल 8 वीक्स तक, आफ्टर फर्टिलाइजेशन टिल 8 वीक्स तक हम उसको एम्ब्रायो बोल सकते हैं। ठीक है, और फ्रॉम 19 वीक्स टू टिल द डिलीवरी, टिल द डिलीवरी मतलब 38 वीक्स तक, ऐसा में हम लोग उसको हम लोग फीटस बोल सकते हैं। देन फ्रॉम 0 डेज टू 28 डेज हम लोग उसको न्यूबॉर्न बोलते हैं, और उसके बाद हम लोग उसको इन्फेंट बोलते हैं। फ्रॉम 4 वीक्स मतलब फ्रॉम 1 मंथ टू 1 ईयर, उसका हम लोग इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हम लोगों का ए, मैंने ऑलरेडी बोल चुका है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो क्या है, द एरिया ऑफ इंक्वायरी इन द ग्राउंडेड थ्योरी, the area of inquiry in the grounded theory approach is social structural process within social setting, then behavior of observed over time in natural context, after that holistic view of culture and lived in experiences। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज द सोशल स्ट्रक्चरल प्रोसेस विद इन सोशल सेटिंग। ठीक है, ये ग्राउंडेड थ्योरी जो बोला है, ग्राउंडेड थ्योरी जो बोला है, ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, ग्राउंडेड थ्योरी इज ए सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव प्रोसीड्यूर यूज्ड टू जनरेट ए थ्योरी दैट एक्सप्लेन एट ए ब्रॉड कॉन्सेप्चुअल लेवल और ए प्रोसेस ऑन एन एक्शन। ठीक है, जब क्या करता है ये, क्या होता है, क्वालिटेटिव प्रोसीड्यूर होता है, इसमें क्या करता है, थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन कैसा करता है, ब्रॉड कॉन्सेप्चुअल लेवल में उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ये ग्राउंडेड थ्योरी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा सोशल स्ट्रक्चरल प्रोसेसेस विद इन द सोशल सेटिंग। अभी नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है, द प्रोसेस बाय व्हिच मस्कुलर fibers of the cervix are pulled upward and merge with the fibers of the lower uterine segment is known as formation of the retraction ring, then sign of placental separation, effacement and receptive relaxation। इस क्वेश्चन का तो अभी आप लोगों को पता ही चल जाएगा आंसर क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ के पता चल जाएगा। लेबर से है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है सी, दैट इज द एफेसमेंट। ठीक है, अभी ये जो एफेसमेंट क्या है, इट्स ए प्रोसेस ऑफ सर्विस थिनिंग एज द लेबर अबाउट कंप्लीट द सर्विस स्टेज एंड कंप्लीटली ओपन्स एंड डायलेट्स। ठीक है, ये होता है एफेसमेंट। अभी स्टेजेस ऑफ लेबर तो आप लोगों को पता ही है, 4 स्टेज है। ठीक है, 4 स्टेज में हम लोगों का डिलीवरी होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ऑनसेट विद द ट्रू लेबर पेन, टू लेबर पेन टू ऑनसेट विद द ट्रू लेबर पेन एंड फुल डायलेशन ऑफ द सर्विस। देन सेकंड में क्या होता है, फुल डायलेशन ऑफ द सर्विस टू डिलीवरी होता है, बच्चा का डिलीवरी होता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, प्लेसेंटा रिमूव होता है, मतलब प्लेसेंटल डिलीवरी भी होता है थर्ड स्टेज में। और फोर्थ स्टेज में क्या होता है, उसको ऑब्जर्वेशन में के लिए ऑब्जर्वेशन में रखता है टिल 1 to 2 आवर्स। ठीक है, ये तो हम लोग का 4 स्टेजेस है डिलीवरी का, ये आप लोगों को पता ही है, 4th ईयर में आप लोगों ने गायनी में अच्छे से स्टडी किया है। ठीक है, अगर आप लोगों को लेबर में कुछ डाउट है मुझे बोल दीजिएगा, मैं उस टॉपिक के ऊपर में भी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ठीक है,
नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है व्हिच इज द मोड ऑफ इनहेरेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, autosomal recessive, then non-Mendelian, after that autosomal dominant and X-linked disease। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, व्हिच इज द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो इसका होगा ऑटोसोमल रिसेसिव, दैट इज द ए इज द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द बाथ यूज्ड टू रिमूव द irritation of certain type of skin diseases and providing smoothing effect। ठीक है, क्या है, हॉट बाथ, सीज बाथ, मड बाथ, एक है ब्रेन बाथ। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर होगा व्हाट इज द बाथ टू रिमूव इरिटेशन ऑफ द सर्टेन टाइप ऑफ स्किन डिजीज एंड प्रोवाइड स्टोनिंग इफेक्ट, इसका हम लोगों का एप्रोप्रिएट आंसर होगा डी, दैट इज द ब्रेन बाथ। ठीक है, ब्रेन बाथ होगा इसका एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, इसको हम लोग ब्रेन बाथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रेन बाथ को हम लोग इज ऑल्सो नोन एज कॉलॉइड बाथ, कॉलॉइड बाथ, ब्रेन बाथ इज ऑल्सो नोन एज कॉलॉइड बाथ। बेसिकली है मेडिकेटेड बाथ मेनली यूज टू ट्रीट और टू रिजॉल्व द स्किन कंडीशन लाइक रैशेस और इचिंग एटसेट्रा। ठीक है, और एक है सीज बाथ, वो सीज बाथ कहाँ पे देते हैं, सीज बाथ क्या होता है, क्या जब किसी पेशेंट का मतलब बाटा ये सब में डिस्कम्फर्ट है, ठीक है, पेन है, उस टाइम में हम लोग सीज बाथ देते हैं, मसल को रिलैक्स होता है, पेन रिड्यूस होता है। ठीक है, सीज बाथ में। अभी और एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हिच मसल इंजुरी कॉजेस ट्रोट्रिकोलेस ड्यूरिंग डिलीवरी, स्केलेटल मसल, स्टेर्नोकोलिडोमास्टेड मसल, देन कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। तो स्केलेटल मसल भी इसका आंसर नहीं होगा, कार्डियक मसल तो एकदम नहीं होगा, स्मूथ मसल भी नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। ठीक है, बी इज द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी जो कि एग्जाम आप लोगों का आने वाला है, ठीक है, तो अभी अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, प्रिपरेशन आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, रिवीजन करते रहिएगा। अगर कुछ डाउट है प्लीज मेरा कमेंट सेक्शन में आप लोग बोल दीजिएगा। रिमेनिंग जो आप लोगों का इस क्वेश्चन पेपर का रिमेनिंग जो एमसीक्यूज है, ठीक है, रिमेनिंग जो एमसीक्यूज है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा। आप लोग मेरे से कनेक्टेड रहिए। जो मेरा YouTube चैनल में नया है प्लीज़ मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तब मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। एक अच्छा पंक्ति है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले कि परिस्थितियां आपकी जिंदगी की दिशा बदले, इससे पहले कि परिस्थितियां आपकी जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। मतलब अगर आपको प्राइवेट में नौकरी नहीं करना है, ठीक है, अगर आपको कम सैलरी में प्राइवेट में नौकरी नहीं करना है और आपको सेंट्रल जॉब चाहिए, तो अभी भी टाइम है, आपका हाथ में अभी भी 20 to 25 डेज है। अच्छे से ये दिन को यूटिलाइज कीजिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम को दीजिएगा। आपका नौकरी आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तब अभी आप जितना हार्डवर्क करेंगे वो आपका रिजल्ट में आएगा। ठीक है, तो ये 20 डेज जी जान लगा के स्टडी कीजिएगा और अच्छे से फूड एंड स्लीप भी ले लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो अगर तबीयत खराब हो गया तो पढ़ाई का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।